इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल, पुनरुत्थान काल, बरोक, जिसमें हमने देखा बरोक, रोकोको, क्लासिज्म 17-18 सेंचुरी में जो हुआ। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं 19 सेंचुरी में, जिसमें आर्ट मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले आया नवशास्त्रीयतावाद, न्यू क्लासिज्म। न्यू क्लासिज्म में क्या हुआ कि जो बरोक के जो भी एलिमेंट्स का मिक्सचर था उन लोगों ने उसको त्याग दिया था। अब शास्त्रीयवाद से क्या मतलब, ग्रीक और रोम से जो भी उन्होंने प्रभाव लिया, यहाँ की जो पेंटिंग्स थी उसमें भी मूर्ति जैसा इफेक्ट दिखाई देता था, एकदम प्लास्टिसिटी जैसा इफेक्ट वो लोग देती थी। तो उसमें ऐसा लगता था जैसे मूर्ति ही हो। तो उस समय को हम लोगों ने न्यू क्लासिज्म बोला। उसके बाद हम आते हैं रोमांटिज्म। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की बात है। यहाँ पे क्या हुआ था, युद्ध वगैरह हुए। अब सब लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, तो सबको कुछ नया करने की ज़रूरत होती थी। तो उसके लिए काम सबसे ज़्यादा होता था। तो इन लोगों ने इमेजिनेशन, भाव, आपका जो भी इमोशन था, आपके जो भी भाव थे, और जब बात इमेजिनेशन पर होने लगी तब क्या टाइम पीरियड आया, रोमांटिज्म। स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदता मतलब फ्री। तो जो भी मूर्तियाँ जैसे अभी तक चल रहा था, तो मूर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बन रही थी उस टाइम पे, तो उससे फ्री हुए और पेंटिंग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होने लगा, और यहाँ पर इमोशंस और भाव का जो प्रभाव ज़्यादा रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्री रैफेलेट या बारबी जोन की, तो यहाँ पर क्या हुआ था, फाउंटेन ब्लू करके एक फॉरेस्ट था, तो वहाँ पर 2-3 कलाकारों ने मिलके बारबी जोन ग्रुप मेंटेन किया, और प्री रैफेलेट भी यही थे। राफेल जो है अपनी मैडोना पेंटिंग्स के लिए फेमस है, नारी आकृतियों के लिए फेमस है, और क्रिश्चियनिटी इसको गलत मानता था कि नारी आकृति आप नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्री रैफेलेट लोगों ने लैंडस्केप पर फोकस किया, तो ये चीज़ उसी का विरोध से जो है आगे आई थी। यहाँ पे कोई भी राफेल के अपोज में नहीं था, या उससे थोड़ा सा अलग हट के लैंडस्केप पर ज़्यादा फोकस किया। अब यहाँ क्या कला आंदोलन चालू हुआ, यथार्थवाद या रियलिज्म। व्हाट वाज दैट, इससे पहले यहाँ क्या चल रहा था, नवशास्त्रीयतावाद, राफ्ट ऑफ मेडूसा, अकेडियन। तो ये सारी जो पेंटिंग्स है ये हाई क्लास को रिप्रेजेंट करती है, हाई सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कोई भी वो चीज़ नहीं बता रहे थे जो एक्चुअल में होता था। हर कलाकार के आसपास जो गरीबी या फिर जो भी नॉर्मल लोग थे वो सब नहीं था इसमें। तो उस समय यथार्थवाद कलाकारों का यही उद्देश्य था कि हम वो बनाए जो रियल है, और गुस्ताव कोर्बेट जो है यथार्थवाद के प्योनर माने गए। अब अगर हम बात करें प्रभाववाद की, तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, अकेडमीज ओपन हो गई थी, तो यहाँ पर अकेडमिक स्टाइल चलने लगी। और अपने यहाँ इंडिया में कब हुई, 1850 में ही खुल गई थी। तो ये तो उससे भी पहले खुल गई थी वहाँ पर। तो जब राजा रवि वर्मा के काम को हम देखते हैं तो उसमें क्या है, अकेडमिक स्टाइल बोला जाता है उनके वर्क को। क्यों, क्योंकि वो उसी टाइप की हैं। अब क्लॉड मोनेट जो है वो प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं। अब हुआ क्या था कि 2-3 दोस्त लोग वगैरह थे, अब इनको आर्ट में इंटरेस्ट था, तो इन्होंने बोला कि चलो एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ये वहाँ पर गए, इन्होंने काम करा। तब टीचर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बनाओ। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग कैसे स्टूडियो के अंदर बैठकर पेंट करेंगे, हम लोग कैसे सीखेंगे, हम तो दुनिया देखेंगे तब पता चलेगा हमें तो कि व्हाट इज़ रियलिटी, तब जाके हम उस रियलिटी से पेंट करेंगे, हमें तो जो दिखेगा हम वही बनाएंगे। तो टीचर बोले कि नहीं, आपको वैसा ही बनाना है जैसा हमने आपको बताया है। तो उन्होंने उसी दिन क्लास छोड़ी और टीचर को उनकी शीट पकड़ाई और कैनवास लेके निकल गए बाहर। और बाहर जाके उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया कि कैसे नदी में पानी बहता है, पेड़ पौधे, पहाड़, सनराइज, सनसेट, ये सब। अब उनका कलर स्कीम जो था वो भी सबसे अलग था। जैसे अगर हम बोले कि आपको ग्रीन कलर लगाना है, और अगर आपके पास वो कलर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप ब्लू को मिक्स करोगे, येलो को मिक्स करोगे और ग्रीन कलर लगा दोगे। लेकिन इनका ऐसा नहीं था। ये लोग क्या बिलीव करते थे कि ये लोग डायरेक्ट ही ब्लू कलर लगाएंगे कैनवास के ऊपर, फिर उसके ऊपर ही येलो कलर लगाएंगे, तो इस तरह जो भी कलर दिखेगा वही इनके लिए ग्रीन होगा। तो ये इनका मानना था कि हम ऐसे नकली स्टूडियो की लाइट में नहीं काम कर पाएंगे। सूर्य की जो किरण है, जो प्रकाश है, हम उसी में काम करेंगे। तो ये लोग नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड थे। बाकी तो दिख रहा है कि उसी को बनाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नया था। तो इस चीज़ से आधुनिकता आई, इसलिए कहा जाता है कि प्रभाववाद से ही आधुनिकता शुरू हो गई थी। और इसलिए हम बोलते हैं कि जो विबग्योर और कलर का यूज़ यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि प्लेट में बस उनके वही कलर रहते थे। इन लोगों को तो बस प्रकाश से ही मतलब था। इनको प्रकाश का ही कलाकार बोला जाता है, आर्टिस्ट ऑफ लाइट बोला जाता है, क्योंकि जितना अध्ययन इन लोगों ने लाइट का किया उतना किसी ने भी नहीं किया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यू इम्प्रेशनिज्म नव प्रभाववाद की, तो सेम इसी का ही हिस्सा है, बस इसमें अलग क्या हुआ, बिंदुवाद आया, पॉइंटिलिज्म आया। तो इसी तरह इन्होंने भी एक टेक्निक डेवलप करी कि क्यों नहीं हम जो दिख रहा है उसी का हम एक इल्यूजन क्रिएट करें। तो इनकी जो पूरी कला थी वो ऑप्टिकल इल्यूजन पे ही बेस्ड थी कि जैसे हम येलो के पास अगर ब्लू लगा दें तो वो अपने आप में ही एक ग्रीन जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करेगा। जब हम पॉइंट में इस तरह काम करेंगे तो इसी तरह की टेक्निक थी जो नियो इम्प्रेशनिज्म में आई। देखो, अगर रियलिज्म में मैंने आपको क्या बताया था कि गुस्ताव कॉर्बेट प्यूनर माने जाते हैं। फिर जब हम प्रभाववाद में आते हैं तो प्रभाववाद में भी एक कलाकार पहले से देखने को मिलते हैं जिनको हम एडवर्ड मोनेट बोलते हैं। एडवर्ड मोनेट को हम प्रभाववाद को शुरू करने का श्रेय तो नहीं देते, पर ये माना जाता है कि जो क्लॉड मोनेट हैं, जिनको इम्प्रेशनिज्म के पितामह बोलते हैं, उनको प्रेरणा जो है एडवर्ड मोनेट से ही मिली थी। इसलिए इन कलाकारों को हम इसमें देखते हैं। एडगर डेगा को देखते हैं, रेनॉर को देखते हैं, बॉडिन को देखते हैं, तो और भी बहुत लोग हैं, पर ये मुख्य नाम है। फिर नव इम्प्रेशनिज्म के बाद में हम देखते हैं बिंदुवाद। बिंदुवाद आप सब जानते हो, पॉइंट 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 लगा के इफेक्ट क्रिएट करना। पॉल सेजान और जॉर्ज सोरेट नाम दो इन फेमस कलाकार हैं इसके, जिन्हें बिंदुवाद पे काम किया। और पॉइंटिलिज्म में ही आप जॉर्ज स्यूरेट का फेमस आर्टवर्क देखते हो, संडे आफ्टरनून, जिसमें पॉइंट पॉइंट लगा के उन्होंने कलर का जो इल्यूजन क्रिएट किया है, वो बहुत ही फेमस आर्टवर्क है इनका पॉइंटिलिज्म में। उसके बाद हम बात करें पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। ये प्रभाववाद से कम्प्लीटली डिफरेंट था। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में एक चीज़ हम कॉमनली देख सकते हैं कि वहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने आने वाले कलाकारों को दिशा दिखाई, साथ ही साथ इन्होंने चीज़ों में इमोशंस को जोड़ा। बाकी टेक्निक्स वगैरह वही रही, और ये लोग जब तक ज़िंदा रहे तब तक इनको कोई भी फेम नहीं मिला, कोई भी फेमस नहीं हुए थे, और कम एज में ही इन सब की डेथ हो गई थी। पॉल सेजान हुए, वैन गॉग हुए, पॉल गॉगिन हुए, लॉट्रिक हुए, ये सब कलाकार पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में ही आते हैं। फिर हम आते हैं प्रतीकवाद में। नाम से ही पता चल रहा है कि सिम्बॉलिज्म, कितनी ही चीज़ें ऐसी होती है जो दिख कुछ रही होती है और उनका सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और होता है, तो इसी चीज़ को हम सिंबॉलिज्म में लेते हैं। शुरुआत जो है पॉल गॉगिन से हुई थी, फिर बाद में उससे रिलेटेड कलाकार इसमें जुड़ते गए। नेक्स्ट हम आते हैं फाविज्म। फाविज्म की बात करें तो इसका जो मीनिंग होता है वो जंगल होता है, जंगलीवाद से होता है। नाम से ही पता चल रहा है, तो जंगल जैसा ही काम आपको इसमें दिखेगा, तो उन्होंने अपने आप ही नाम दे दिया फाविज्म, फाववाद। जो फाव का मतलब होता है वही वाइल्ड बीस्ट होता है। तो गुस्ताव मेरू करके एक आर्ट टीचर थे मातिस वगैरह के, तो इन लोगों ने एक एग्जीबिशन लगाया, तो लोगों ने बोला कि क्या जंगलियों जैसा काम है, मोटे मोटे कलर्स हैं, चटक कलर हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है वर्क के अंदर। तो ये सब किस में हुआ? फाविज्म में हुआ। अब क्या हुआ? एक्सप्रेशनिज्म आया, जिसकी शुरुआत वैन गॉग ने की थी। इन्होंने अपने एक्सप्रेशन को बताया, उन्होंने जो भाव एक्सप्रेस किया अपनी पेंटिंग में वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। उन्होंने अपने भाव को बताया। अभी तक क्या चल रहा था? जो दिख रहा है वही बना है, जो जैसा है वैसा ही बनाया है। अब क्या चेंज हुआ? ये भाव चेंज हुए। अब आप स्क्रीन को देखते हो तो उसमें क्या है, उनके आप भाव को फील कर सकते हो। टेक्निक से ज़्यादा इमोशन मैटर कर रहे थे इसमें, एक्सप्रेशन मैटर कर रहे थे, तो ये एक्सप्रेशनिज्म में हुआ। उसके बाद क्या आया? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आया, अमूर्तन शैली आई, क्यूबिज्म आया, जिसको घनवाद हम बोलते हैं। घनवाद में क्या हुआ? किसी भी रूप या फॉर्म को तोड़ मरोड़ के उसको एक अमूर्त रूप दे दिया गया, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसको दिखाया गया, जिसको समझने के लिए ही आपको एक कॉन्सेप्ट या स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जब अमूर्तन चालू हुआ तो वो समय ही क्यूबिज्म का था। घनवाद मतलब सिंपल कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, जब आप उसको सारे पर्सपेक्टिव से देख लोगे, ऊपर नीचे आगे पीछे, तब आप उसको मल्टी पर्सपेक्टिव से आपने उसको देख लिया होगा। फिर आप उसको पूरा कंप्लीट तोड़ के उसी को फिर आप एक फॉर्मेशन देंगे, एक 2 डायमेंशनल सरफेस होगा, उस पर आप उसको कंपोज करेंगे, तो वो सब क्यूबिज्म है। तो सिंपली एक रूप या फॉर्म को तोड़ मरोड़ के जब आप उसका एक संयोजन करते हैं, इट्स जस्ट ए क्यूबिज्म का थिंग। क्यूबिज्म के ही 2 फेमस आर्टिस्ट हैं, ब्राग और पिकासो। पिकासो को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका फेमस आर्टवर्क है गुर्निका, जिसमें भी आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने कंपोज किया है अलग अलग चीज़ों को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सूरियलिज्म में, मतलब कि जो रियल नहीं है, जो किस पे बेस्ड है? स्वप्न पे बेस्ड है, ड्रीम पे बेस्ड है। जब आप डाली की मेल्टिंग वॉच देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे घड़ियाँ पिघल रही है। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ये लोग उस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये स्वप्न है, एक ड्रीम है। तो जो भी ड्रीम से रिलेटेड चीज़ें होगी वो हम सूरियलिज्म में देखते हैं।
उसके बाद हम आते हैं नियोप्लास्टिज्म को। जस्ट हम एक शुरुआत कह सकते हैं किसकी, अप्लाइड आर्ट की, डिज़ाइन शेप्स की, लिमिटेड कलर्स की, लाल पीला नीला जिसमें होता है। पिएट मॉन्ड्रेन है जिनको हम प्यूनर मानते हैं, जिनका फेमस आर्टवर्क है बूगी वूगी हो गया, रेड ट्री हो गया। तो बेसिक जो लाइन शेप है, बेसिक जो कलर्स हैं, उन्हीं से आप एक डिज़ाइन क्रिएट करते हो, तो वही जो है नियोप्लास्टिज्म आती है। उसके बाद हम आते हैं डैडिज़म में, दादावाद में। एक्चुअली इट वाज अ टाइम ऑफ वॉर, है ना, ये एक युद्ध का टाइम था जिसमें बहुत ही हताश लोग थे कला के लिए। उनका एक अपना अलग मापदंड था, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे। तो उनको बस ये था कि पुरानी जो भी आर्ट थी, जो भी कला थी, उसकी उन्होंने अवहेलना की। उन्होंने जो रेडीमेड था उसको ही आर्ट बनाया, उसको ही आर्ट माना। फाउंटेन में जब आप देखेंगे तो वो क्या है, एक यूरेनल पॉट है, इट कैन ऑल्सो बी एग्जिबिटेड, उनका ये मानना था। मोनालिसा थी, उसके ऊपर उन्होंने मूछें बना दी। तो इस समय रेडीमेड्स बनने लगे, वही उनके लिए आर्ट था, उसी को वो लोग एग्जिबिट करने लगे। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। तो इसमें क्या था, जो भी आप फील कर रहे हो आप बस वही बनाओगे। जैक्सन पोलॉक, रोथको, ये सब एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के आर्टिस्ट हैं। उसके बाद में पॉप आर्ट आता है। पॉप आर्ट में मतलब पॉपुलर आर्ट, जिसमें क्या हुआ, पोस्टर टाइप के आर्ट्स हुए, बोल्ड कलर जो यूज्ड हुए, सिल्क स्क्रीन टाइप का यूज़ हुआ। अमेरिका टाइम की एक आर्ट है और ये मिड 20 सेंचुरी में ही आती है। इसके अंदर जो भी फेमस थे उस टाइम पे वेस्टर्न में, उस उनके पोस्टर्स वगैरह बने। फिर उसके बाद मिनिमल आर्ट आता है, कॉन्सेप्चुअल आर्ट आता है। इसमें कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया आर्ट के मुकाबले। उसी में फिर प्रोसेस आर्ट आता है। प्रोसेस में प्रोसेस ज़्यादा मैटर करता है आर्ट से।